अस्सलाम वालेकुम, दिस इज यूनिवर्सिटी। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं अल्लाह के करम और फजल के साथ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मेरा चूज किया हुआ टॉपिक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हम चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर फिजिक्स में से पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है सर्कुलर मोशन। इस टॉपिक के अंदर हम स्टडी करेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या। जिस तरह हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट या सिंपल आप उसे डिस्प्लेसमेंट कह रहे थे चैप्टर नंबर 3 के अंदर। इसी तरह हम देखेंगे कि जब हम सर्कल में रोटेट कर रहे हो, सर्कल में हम मूव कर रहे हो, स्पिन कर रहे हो, रोटेशनल मोशन कर रहे हो, उस वक्त हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हम वो मेजर करना चाहते हैं। उसके लिए हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की मदद चाहिए होती है। और इसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एक ऐसा यूनिट है रेडियन, और इसका लोकल यूनिट जो आप आमतौर पर इस्तेमाल करते हो डिग्री है। इन दोनों के दरमियान हमने एक रिलेशन को स्टडी करना है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के तौर पर बहुत ज्यादा पेपर में आता है। तो वैसे ये टॉपिक कंप्लीटली शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के तौर पर ही पेपर पूछा जाता है, लेकिन आप इसको एज अ लॉन्ग भी कर सकते हैं अगर आप इसको इस तरतीब से करें। तो देखते हैं कि सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या। अगर आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, आप इस पॉइंट से मूव करना शुरू हैं और इस पॉइंट तक आप ट्रेवल करके आए हैं, तो आप कहेंगे कि यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस मेजर कर लो कितना फासला तय हुआ। लेकिन क्योंकि हर एक पॉइंट पर डिस्टेंस चेंज हो रहा है, सर्कल की वजह से डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से यहां पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना जरा मुश्किल हो जाएगा। रीजन, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया कि वेक्टर वो होता है जिसकी सिर्फ एक डायरेक्शन हो। देखिए जी, वेक्टर सिर्फ होता है जिसकी एक डायरेक्शन हो। अगर तो डायरेक्शन हो ही ना, वो भी स्केलर है। अगर एक से ज्यादा डायरेक्शंस हैं तो वो भी आपका स्केलर ही होता है, वो वेक्टर नहीं होता। वेक्टर और स्केलर की डेफिनेशन में अक्सर बच्चे यहां से गलती कर जाते हैं कि स्केलर की कोई डायरेक्शन होती ही नहीं है, जबकि स्केलर की डेफिनेशन में ये कहा गया है एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है, यानी उसकी डायरेक्शन नहीं होती, ऐसा नहीं कहा गया। कुछ केसेस में स्केलर की डायरेक्शन होती है और कुछ केसेस में नहीं होती है। मैं बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी, 2 के अंदर भी, आप वहां से देख सकते हैं। तो क्योंकि यहां पर हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही थी, तो फिर यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस मेजर करने से हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं था मिलना। और अगर आप ये वाला एस वाला डायरेक्ट फाइंड कर लेते तो फिर तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट इसने एंगुलर होना ही नहीं था। तो फिर हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ा। हमने मैथमेटिक्स में एक चीज देखी थी, जैसे कि आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स जो है वो तमाम साइंस की मदर में सिखा रहता है, वहां से सारी चीजें साइंस से निकली हुई हैं। तो अगर ये वाला एंगल आपका बड़ा है तो ये वाली साइड सामने वाली बड़ी होगी, अगर ये वाला एंगल छोटा है तो सामने वाली साइड छोटी होगी। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। हमें यहां पर यहां से लेकर यहां तक फासला चाहिए, और कौन सा फासला, ये एंगुलर वाला सर्कुलर वाला फासला चाहिए, कर्व चाहिए। लेकिन आप इस बात को भी जानते हैं कि हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, जिसकी वजह से आप ये कर्व वाला पाथ नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए इसकी जगह इस एंगल को स्टडी करेंगे कि यहां से लेकर यहां तक काउंटर क्लॉकवाइज कौन सा एंगल बन रहा है या एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बन रहा है। इस एंगल की मदद से हम यहां पर इस डिस्प्लेसमेंट को स्टडी कर सकते हैं। और यही इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द एंगल सब्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय अ पार्टिकल। कोई पार्टिकल, कोई पार्टी, गाड़ी वगैरह यहां से लेकर यहां तक मूव किया आपकी बाय अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस। इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे अगर वो मूव करे, ऐसा नहीं कि वो पहले इस तरह सर्कल में मूव करके फिर ऐसे होगी ऐसे, ये वाला काम नहीं, सर्कमफेरेंस के ऊपर ही मूव करे तभी हम उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तरफ लेके जाएंगे। अब यहां पे एक बड़ा अहम पॉइंट है, सर्कमफेरेंस इन गिवन टाइम। अच्छा, ये गिवन टाइम से यहां पर क्या मुराद है, बड़ा अहम पॉइंट है ये वाला गिवन टाइम वाला। देखिए, जो टाइम दिया गया हो, जैसे आपको कहा जाता है कि जी आपने ना आर्मी की सिलेक्शन के लिए रनिंग करनी है और आपको 5 मिनट दिए जा रहे हैं, 6 मिनट दिए जा रहे हैं, तो आपको एक फिक्स टाइम दिया जा रहा है, कांस्टेंट टाइम दिया जा रहा है। तो यहां पर भी गिवन टाइम से यही मुराद है। लेकिन ये गिवन टाइम, फिक्स टाइम, कांस्टेंट टाइम, किसके बारे में बात करना चाह रहा है, यहां से एमडी कैट वालों का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज निकलता है। वो क्या है, देखें, जब आप सर्कुलर मोशन करना चाहते हैं तो सर्कुलर मोशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सर्कल में रोटेट करना है। हमारा रेडियस हर हाल में फिक्स होना चाहिए। जब तक रेडियस फिक्स नहीं होगा सर्कल नहीं रोटेट हो सकता। यहां पर मैं दो तीन चीजें आपको ऐड करवाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप इस तरह रोटेट कर रहे हैं ना, ये हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटल टू एक्स एक्सिस, ये मूव कर रहे हैं आप, ये वाली रोटेशन आपकी, इसको हम सर्कल कहेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह रोटेट कर रहे हैं
बेशक आपका रेडियस फिक्स है, बकायदा आपका इसी चैप्टर के एंड पर एक न्यूमेरिकल है जिसमें कहा गया है कि एक एरोप्लेन है वो 1 किलोमीटर का रेडियस क्रिएट कर रहा है, 1 किलोमीटर के रेडियस की लूप क्रिएट कर रहा है। उसने सर्कल नहीं कहा, उसने लूप का वजह, जब जहाज ऊपर जाएगा नीचे से ग्रेविटी खींचेगी, उसकी स्पीड स्लो होगी, जब जहाज नीचे आएगा उसकी स्पीड कम होगी। मैं जरा थोड़ा सा यहां पे बताता हूं। देखिए अगर एक बॉडी यहां पे है ना, तो आपको पता है हमेशा जो आपकी वेलोसिटी होती है वो टेंजेंटल वेलोसिटी होती है, जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो टेंजेंट टू द सर्कल होती है। यहां पर आपकी वेलोसिटी होगी, यहां पर भी वेलोसिटी होगी, लेकिन बेशक सर्कल के हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन यहां पर इस वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड, जिसको स्पीड कहते हैं, वो हर हाल में कांस्टेंट रहेगी। अगर वो कांस्टेंट नहीं रहेगी तो फिर यहां पर सर्कल ड्रॉ नहीं हो सकता। तो देखिए जब तक सर्कल ड्रॉ आपने करना है, आपको स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट। सर्कुलर मोशन के लिए स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट। तो यहां पर ये जो फिक्स टाइम है, ये गिवन टाइम है, ये एक्चुअली उस कांस्टेंट स्पीड की तरफ इशारा कर रहा है। अगर आपने एक धागे के साथ एक पत्थर को बांध के इस तरह गोल गोल घुमाना है, तो आपकी स्पीड अगर कांस्टेंट होगी तब वो सही तरह गोल दायरा बनाएगा। अगर आप एकदम यहां से स्पीड स्लो करेंगे तो वो सही तरह गोल दायरा नहीं बनाएगा। तो इसी वजह से जो वर्टिकल सर्कल्स होते हैं उन्हें सर्कल नहीं, उन्हें लूप्स कहा जाता है, क्योंकि वहां पर सर्कल की एक कंडीशन पूरी हो रही है कि रेडियस तो है, लेकिन सेकंड कंडीशन पूरी नहीं हो रही कि वहां पर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होती। थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है, क्योंकि ग्रेविटी ऊपर ज्यादा तरफ अट्रैक्ट करेगी और नीचे तो दोबारा से अट्रैक्ट करेगी, जिससे स्पीड में थोड़ी सी वेरिएशन आ सकती है। तो यहां से इसकी डेफिनेशन की समझ आ गई कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या। इसके बाद इसको डिनोट किया जाता है थीटा के साथ, फाई भी यूज कर सकते हैं, मोस्टली थीटा यूज किया जाता है। इसका फार्मूला है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। अब ये आर्क लेंथ बेसिकली क्या है? आर्क लेंथ यहां पर लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है सर्कल में रोटेट करते वक्त, स्पिन करते वक्त आप एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट की तरफ फासला तय करते हैं, उसको आर्क लेंथ कहते हैं। मतलब इस तरह यहां पर ये एल आर्क लेंथ आपके पास। तो ये आपने क्या किया, आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो फासला तय किया उसको हमने आर्क लेंथ कहा एल। अब जैसा कि हमने पहली बात ये कि हम इसको नहीं इसी तरह कैलकुलेट कर सकते, तो इसकी जगह पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट s, उसकी मदद से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हम ये बात करते हैं कि ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट तकरीबन इस आर्क लेंथ के बराबर ही है। तो इस फार्मूले की मदद से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो रेडियन है, लेकिन हम तो जब भी एंगल मेजर करते रहे हम डिग्री में मेजर करते रहे। तो डिग्री इसका एक लोकल यूनिट है, डिग्री के आगे सब यूनिट्स भी हैं, मिनट और सेकंड्स, तो उनको भी आगे फर्दर हम देखेंगे। अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपका ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। पहली हमारी बात यहां शुरू हुई जहां से हमने कहा कि हम ये वाली कर्व नहीं फाइंड कर रहे क्योंकि यहां पर हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस वजह से हम एंगल ले रहे हैं। तो अच्छा जी, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि ये है, तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? इसकी डायरेक्शन को कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल क्या है? आपने राइट हैंड की जो फिंगर्स हमें कर्ल करना है पहले वेक्टर्स, पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जहां से हमने स्टार्ट किया वहां से लेकर जहां आपने फिनिश किया वहां तक अपने फिंगर्स को कर्ल करना। आपका ये जो इरेक्टेड थंब होगा या अंगूठा आपका जो होगा ये शो करेगा डायरेक्शन को, यानी इस पॉइंट पर डायरेक्शन इधर सीधी बाहर की तरफ है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट, सर्कल अगर ऐसे है, इस तरह अगर सर्कल रूट करें, इस पॉइंट से ऐसे फिंगर लेंगे तो मेरा थंब ऊपर की तरफ है, यानी इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। अच्छा, आप इसको एक्स एक्सिस में फाइंड कर सकते हैं, यानी प्लेन में। प्लेन क्या होता है? जब कुछ चीज जमीन के साथ जुड़ी हो, इन कांटेक्ट हो, चाहे छत के साथ, दीवार के साथ इन कांटेक्ट हो। इसके लिए भी आप वेक्टर वाला टॉपिक डिटेल समझिएगा, वहां पर मैंने प्लेन और स्पेस के दरमियान डिटेल में बताया हुआ है। आप स्पेस में या प्लेन में जहां भी जाएं, अगर आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है तो आपको एंगल ही फाइंड करना पड़ेगा। कौन सा? सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल की मदद से आप इसको हमेशा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं इस लेक्चर के एंड वाले पोर्शन की तरफ, जहां पर हम इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। वो क्या है? रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। कि इस लोकल यूनिट जो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं और ये जो रेडियन हमारा, हमें अभी पता चला कि ऐसे यूनिट है, इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है। देखिए जी, अभी भी हमने इसका फार्मूला देखा। फार्मूला क्या था? आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। इसी फार्मूले के लिहाज से हम इसको आगे मजीद लेकर चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट, अगर हम वन रेवोल्यूशन की बात करें, एक रेवोल्यूशन की बात करें, तो एक रेवोल्यूशन में हमने ये पढ़ा था कि जो सर्कल होता है, यानी इस पॉइंट से स्टार्ट हुए, घूम के दोबारा इसी पॉइंट पर, पॉइंट ए पर ही दोबारा वापस आ गए, इसको कहते हैं एक रेवोल्यूशन।
एक रेवोल्यूशन के अंदर जो आपका एंगल हम अब तक पढ़ते हैं वो 360 डिग्रीज कहा जाता है। एक पूरे सर्कल में जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो हमें चाहिए रिलेशन। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि अगर हमने रेडियन वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला, तो इसके लिए फार्मूला है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दैट सर्कल। तो देखते हैं जी, अगर हम ए वाले पॉइंट से स्टार्ट हुए, घूम के दोबारा ए वाले पॉइंट पर आ गए, तो हमने कितनी आर्क लेंथ कवर की? हमने पूरा सर्कमफेरेंस कवर किया। सर्कल के पूरे सर्कमफेरेंस को हमने कवर किया, यानी हमारी यहां पर जो आर्क लेंथ है वो एक्चुअली कंप्लीटली सर्कमफेरेंस है, पूरा सर्कमफेरेंस है। तो हम इसकी जगह पर सर्कमफेरेंस का फार्मूला यूज करेंगे, जहां से हमारे पास यहां पर इसकी कैलकुलेशंस आएंगी। तो देखते हैं फर्दर हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं। इसका मतलब हमारी जो एल आर्क लेंथ है, सर्कमफेरेंस सर्कल होता है 2 पाई आर, वो हमारे पास 2 पाई आर होगी, और जो आपका रेडियस है, रेडियस हमारे पास यहां पर है आर। इसको हम मजीद सॉल्व करते हैं हम फर्दर आगे। तो एक रेवोल्यूशन के लिए जो हमारा रेडियन एंगल होगा थीटा, वो हमारे पास इक्वल होगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर। ये फॉर वन रेवोल्यूशन है, ये जो हम स्टडी कर रहे हैं ये एक रेवोल्यूशन के लिए है। जब आप एक ए से स्टार्ट हुए दोबारा ए पर ही वापस आए, आपने पूरा सर्कमफेरेंस कवर किया, तब की बात हो रही है। तो ये भी आपके पास वही है, ये भी आपके पास वन रेवोल्यूशन का है, तो इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, यानी 360 डिग्री इज इक्वल टू, और ये आपका आंसर आना था रेडियन में। आपको पता है कि एसआई यूनिट रेडियन है, और आपने एसआई वाला फार्मूला ही इस्तेमाल किया आर्क लेंथ वाला। तो हमारे पास आर आर से कैंसिल हो गया, तो 2 पाई रेडियन हमारे पास सबसे पहला ये एक रिलेशन आया, जहां से हमें पता चला कि 360 डिग्री या एक रेवोल्यूशन जो है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल है। इसको अगर मजीद अगर आप सॉल्व करें तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास आंसर आएगा 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री। और ये वाला एमसीक्यू अक्सर पेपर में आ रहा था, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो ये हमारे पास रेडियन का एक और एमसीक्यूज आ गया कि 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के इक्वल है। एक हमारे पास पहले ये वाला आया हुआ था। अब आगे मजीद इसको देखते हैं। हमें चाहिए 1 रेडियन, कि 1 रेडियन किसके इक्वल है। तो देखते हैं, अगर हमें 1 रेडियन चाहिए, 1 रेडियन को एक तरफ ले लें, 1 रेडियन इज इक्वल टू, अब देखिए इस तरफ 180 डिग्री था तो पाई लगा डिवाइड हो जाएगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, तो आपके पास आ गया कि 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। इसको मजीद आप सॉल्व कर लें तो आपके पास आंसर आता है कि 1 रेडियन जो आपके पास है। अच्छा, ये भी एमसीक्यूज में ये जो आपकी वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू भी अक्सर एमसीक्यूज में आ जाती है, आपने इसको भी याद करनी है। सारे का सारा आपका एमसीक्यूज ज्यादातर पेपर में आया हुआ है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री, ये हमारे पास है 57.3 डिग्री एक रेडियन के बराबर होता है। इसी तरह अगर आपको पेपर में एमसीक्यू पूछ लिया जाए, और ये जो हम सारी डिस्कशन कर रहे हैं इसमें आपने एक बात याद रखनी है, S इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू L। हम इस S की डिस्प्लेसमेंट की वजह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, यहां वैल्यूज पुट कर रहे होते हैं सारी की सारी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जी बताएं 1 डिग्री जो है वो कितने रेडियन के इक्वल है, आपसे क्वेश्चन हो रहता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसका तरीका क्या है, पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, 180 सॉरी, पाई डिवाइडेड बाय 180, यहां से इसी फार्मूले से हमने दोबारा कैलकुलेट किया है। तो ये हमारे पास आ जाता है 1 डिग्री इज इक्वल टू आई थिंक सो 0.0174 समथिंग रेडियन आपके पास आंसर बनता है। आप इसे दोबारा जरा कैलकुलेट कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि मैं अंदाज से बता रहा हूं, फिलहाल कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है। तो ये कुछ इस टॉपिक में से आने वाले आपके एमसीक्यूज भी हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको ऐसे लिख देना है। ये आपको इसकी डेफिनेशन बुक से मिल जाएगी, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट हैंड रूल क्या होता है, ये वैसे एमसीक्यूज में भी अक्सर आता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज को कहते हैं, और ये डेफिनेशन आपने पेपर के लिए तैयार करनी है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट किया है। इसके अंदर हमने कुछ छोटे-छोटे पॉइंट्स स्टडी किए हैं। फर्दर डिटेल में हमने अभी बहुत कुछ पढ़ना है इस चैप्टर के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम पेपर इसी चैप्टर में से आना होता है, तो लिहाजा आप इसको डिटेल में समझिएगा। पहला लेक्चर आप अगर आपको ये अंडरस्टैंड हुआ तो फर्दर आगे आपको लेक्चर भी समझ आएंगे। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।